हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम से शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की जो नियर ब्रेकआउट लेवल है, विच मीन्स अगर वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है विथ हायर वॉल्यूम्स, देयर आर हाई चांसेस दैट इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की कॉन्टेंट अच्छी लगे तो प्लीज इसे थम्स अप जरूर दें। बिफोर आई स्टार्ट विद माई टुडेज वीडियो, आई जस्ट लाइक टू लेट यू नो कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। मैंने प्योरली अपनी फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की रिसर्च करी है एंड आई फाउंड आउट दिस स्टॉक टू बी इंटरेस्टिंग एंड इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस, अपना रिसर्च करें एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे, फंडामेंटल एस्पेक्ट एज वेल एज टेक्निकल एस्पेक्ट। एंड फंडामेंटल में भी हम लिटिल इन डेप्थ देखेंगे लाइक इंडस्ट्री आउटलुक एंड कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी। एंड टेक्निकल्स में मुझे फेवरेबल एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे लग रही है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो है दिवीज लैब्स। तो दिवीज लैब नॉट जस्ट इंडिया की बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ जेनेरिक एपीआई। तो एपीआई क्या होता है? जो फिनिश्ड ड्रग्स होते हैं ना, लाइक फिनिश्ड कैप्सूल्स या फिनिश्ड मेडिसिन जो होती है, उनके अंदर जो रॉ मटेरियल गिरता है वो होता है एपीआईज। ओके, तो जेनेरिक टाइप की एपीआईज या कस्टमाइज्ड एपीआईज। तो कस्टमाइज्ड लाइक जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोड्यूस करना। तो दोनों चीज में इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर। उसके अलावा इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रासिटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो न्यूट्रासिटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है हम नीचे देखने वाले हैं इन डिटेल। एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ओके, जो फार्मा कंपनीज में लगते हैं डिफरेंट टाइप के अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, वो भी मैन्युफैक्चर करती है दिवीज लैब्स। ओके, एज ऑन March 21 द कंपनी इज हैविंग पोर्टफोलियो ऑफ 130 प्रोडक्ट्स। वो बहुत ह्यूज है, राइट? इट इज हैविंग 130 प्रोडक्ट्स प्लस इट इज हैविंग प्रेजेंस इन 95 countries. Okay, apart from that it is having 3 R&D centers and also it is having 6 manufacturing plants. So basically 130 products, 95 countries, 3 R&D centers and 6 manufacturing facilities. तो जो कंपनी है उसका प्रेजेंस जो है वो वास्ट है, वो ह्यूज है एंड इट इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 17,000 एम्प्लॉइज। तो अब ये सब देख के तो आप समझ गए होंगे कि कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छी खासी है, 95 कंट्रीज की। तो इसका प्राइमरी जो प्रोड्यूस होता है या जो गुड्स बनाती हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं अदर कंट्रीज में, हम वो ब्रेकअप भी देखेंगे। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत इंडिया में यूज होता है। ऑलराइट, तो इस कंपनी की 2 होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। तो होली ओन्ड सब्सिडरीज इन द सेंस कि उस कंपनी का पूरा स्टेक दिवीज लैब ने खरीद रखा है। तो पहली कंपनी यूएसए में है एंड दूसरी स्विट्जरलैंड में है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने ऊपर देखा था ये जो कंपनी है वो न्यूट्रासिटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करती है। तो कंपनी की एक्चुअली जो न्यूट्रासिटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने की जो फैसिलिटी है, मतलब जो फैक्ट्री जहाँ पे ये प्रिपेयर होता है, वहां पे कंपनी क्या करती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड फिनिश्ड फॉर्म्स। तो मतलब एपीआईज भी बनाती है और फिनिश्ड डोजेजेस भी बनाती है ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो अब ये कैरोटीनॉइड्स क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स बेसिकली आपने देखा होगा कि टमाटो जो होता है वो रेड कलर का होता है, या फिर कैरेट जो होती है वो ऑरेंज कलर की होती है, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स में पंपकिन जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो इन सब प्रोडक्ट्स में जो कलर देने का काम होता है, तो प्लांट के अंदर ये एक कार्टेनॉइड फीचर होता है। इसकी वजह से उनके जो वेजिटेबल्स है ना उनमें अलग अलग कलर आता है। ओके, तो प्लांट में तो जो ये कैरोटीनॉइड्स है ये कलर देने का काम करता है, बट अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो तो ये जो हमारी बॉडी के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये जो कंपनी है वो यही करती है, इट एक्सट्रैक्ट्स दिस कैरोटीनॉइड्स और ये कैरोटीनॉइड्स जो है ना वो दूसरे लोगों को सप्लाई करती है। ओके, फर्दर ये जो कंपनी है वो यूरोप, यूएस और जापान के मिला के जो टॉप 20 कंपनीज है उनमें से 12 कंपनीज को ये अपना जो प्रोड्यूस है, लाइक अपना जो गुड्स है वो सेल करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है ग्लोबल मार्केट में, बिकॉज 20 में से 12 टॉप के मार्केट प्लेयर्स जो हैं वो दिवीज लैब्स को अप्रोच करते हैं फॉर देयर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। ओके, नाउ हैविंग अंडरस्टूड दैट, द फर्दर थिंग अबाउट दिस कंपनी इज कि इन्होंने 2 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, एक वाइजैक में और एक तेलंगाना में। तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन द सेंस, एक तो होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड में क्या होता है, कंपनी जाती है, कोई एरिया सेलेक्ट करती है, वहां पे अपना प्लांट डालती है एंड ऑपरेशन स्टार्ट करती है। वेयर
एज ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि कहीं पे सपोज कोई पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री है और अगर कंपनी चाहे तो उसे ओपन करके यूज कर सकती है, तो मतलब किसी और कंपनी की वो फैक्ट्री थी, अब वो तो अपने प्रोडक्शन नहीं कर रहा है वहां पे, तो अगर डिवीज लैब चाहे तो वो उस फैसिलिटी को यूज करके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। तो कंपनी ने यही अप्रोच फॉलो की है एंड 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी है, एक वाइजैक में और एक तेलंगाना में। ओके, अब रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं इस कंपनी का। तो जेनरिक एपीआई की सेल से ये 55% ऑफ इट्स रेवेन्यू कमाती है, कस्टम सिंथेसिस से 37%। तो जैसे मैंने बताया था कि कस्टमाइज करती है अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसके थ्रू ये 37% कमाती है, और न्यूट्रासिटिकल से ये 8% कमाती है। ओके, और अगर ज्योग्राफी वाइज अगर आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कितना इंडिया से ये अर्न करती है और कितना एक्सपोर्ट होता है, तो 47% यूरोप जाता है, 23% अमेरिका में सेल होती है, 13% इंडिया का शेयर है विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर्स। एशिया का 12% है ओवरऑल लाइक अदर देन इंडिया, एंड 5% इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज करने में बिलीव करती है। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए, वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रही है, नॉट जस्ट टू स्टे कॉम्पिटिटिव बट ऑल्सो जो उसके एंटिसिपेशन है कि जो इंक्रीज इन डिमांड होने वाली है फ्यूचर में, उस डिमांड को केटर करने के लिए द कंपनीज मैनेजमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव। ओके, नाउ ऑल्सो कंपनी की मैनेजमेंट ने पास्ट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन द सेंस दैट सपोज एपीआई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, वो भी डिवीज लैब खुद मैन्युफैक्चर करेगी, तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सपोज डीवीज लैब खुद करने लग जाए अपने प्रोडक्ट्स का टू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, तो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, तो आई होप आप समझ गए बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कंपनी की मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी, एंड एडिशनली द कंपनी इज टेकिंग एफर्ट्स टू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री टूल्स। तो ग्रीन केमिस्ट्री टूल इज बेसिकली व्हाट कि जो कंपनी अपना प्रोडक्शन कर रही है उसके अंदर वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव होके करे, इन द सेंस कि जो हजार्डस वेस्ट जो कंपनी में से निकलता है वो कम से कम निकले। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास इसके 51.95%, तो मतलब ऑलमोस्ट 52% शेयर्स हैं। एफआईआई की जो होल्डिंग्स हैं वो इन Q1 दैट इज जून के क्वार्टर में इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू मार्च के क्वार्टर से, from 19.87 to 20.6. ओके, DII की जो होल्डिंग है वो थोड़ी डिक्रीज हुई है, इट हैज बिकम 16.56 फ्रॉम 16.74, लेकिन इसके अंदर MF का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो इंक्रीज हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि जो FII है एंड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डिवीज लैब्स के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओके, एंड ये बाकी सब अदर शेयर होल्डर्स हैं ऑफ दिस कंपनी। नाउ कमिंग टू द इंडस्ट्री आउटलुक। ओके, तो इंडिया जो है ना वो ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ जेनेरिक ड्रग्स का। ओके, एंड इट इज एंटिसिपेटेड कि 2024 तक ये जो जेनरिक ड्रग्स की इंडस्ट्री है वो 65 बिलियन हो जाएगी। तो अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ऑब्वियसली जेनरिक ड्रग्स बनाने के लिए जेनरिक एपीआई की जरूरत पड़ती है, तो डिवीज लैब्स को इसका फायदा होगा ही। ऑल्सो गवर्नमेंट ने वेरियस फेवरेबल स्कीम्स निकाली है लाइक मेक इन इंडिया, उसके अंदर जो है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स है, तो ये सारी जो स्कीम्स है इनका फायदा ऑब्वियसली डिवीज लैब्स को पड़ेगा बिकॉज इट कम्स अंडर दैट कैटेगरी। ओके, नाउ इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू पुट अप 1 लाख करोड़ ऑफ फंड टू प्रोवाइड बूस्ट टू कंपनीज to manufacture pharmaceutical ingredients domestically। तो मेक इन इंडिया के इस कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल करने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड अलोकेट किया जाएगा प्योरली टू फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ऑब्वियसली इससे भी डिवीज लैब को फायदा होगा। नाउ एज पर वन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट जो अपना ग्लोबल मेडिसिन मार्केट है, इट इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो एट 3 to 6% केगर थ्रू FY25, एंड ये जो मार्केट है ये 1.6 ट्रिलियन का हो जाएगा guys। So 1.6 trillion is a very huge amount, right? So obviously जैसे जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी it is all going to be favorable for Divi's Labs। Okay, now अब कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं।
तो इन December 2020 द कंपनी हैज अनाउंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड यूनिट। सो ये था इंडस्ट्री का आउटलुक। अब देख लेते कंपनी का आउटलुक। तो कंपनी ने इन December क्वार्टर लास्ट ईयर इट हैज अनाउंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट 3 इन काकीनाडा। ओके, तो ऑब्वियसली जब एक कंपनी केपेक्स एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है तो इट इज एंटिसिपेटिंग टू ग्रो इट्स प्रोडक्शन, राइट। तो दैट इज अ पॉजिटिव सिग्नल कि कंपनी अपना ग्रोथ एंटिसिपेट कर रही है फॉर द फ्यूचर। ओके, नाउ इसका जो बेनिफिट है वो ऑब्वियसली उसको फ्यूचर में मिलेगा, बिकॉज वंस ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में तो रेवेन्यू इंक्रीज होने लगेगी एंड साइमल्टेनियसली प्रॉफिट्स इंक्रीज होने लगेंगे, राइट। नाउ आप अगर इस कंपनी की करंट इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट की लिस्ट देखें तो 16 प्रोडक्ट्स आर इन डेवलपमेंट फेज राइट नाउ फॉर दिस कंपनी। नाउ ऑब्वियसली कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है, R&D में पैसा डाल रखा है, न्यू यूनिट्स चालू किए हैं। हमने देखे थे कि 2 यूनिट चालू किए हैं, वन इन विशाखापट्टनम एंड वन इन तेलंगाना। तो ये न्यू यूनिट्स चालू किए हैं एंड इन सबका बेनिफिट ऑब्वियसली 1 ईयर में या विद इन 6 मंथ्स में नहीं आता है। इट टेक्स टाइम टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो कंपनी इज एंटिसिपेटिंग कि इन सब का बेनिफिट वो फ्यूचर में उठा पाएगी। फर्दर वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कंपनी इज कि ये कंपनी जो है वो एक ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरर है ऑफ मर्क्स वन ऑफ द एपीआई। तो मर्क जो है वो यूएस की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है और उसका एक एपीआई है जिसके ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरर जो है वो डिवीज लैब्स है। तो इसका जो है फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन जो है, जो कमर्शियल प्रोडक्शन वो अभी चालू नहीं हुआ है। इट इज एंटिसिपेटिंग कि कमिंग क्वार्टर्स में वो चालू होगा। तो एक बार ये चालू होगा तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के स्ट्रेट अवे रेवेन्यू इंक्रीज होने वाली है, राइट। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है अबाउट दिस कंपनी कि इसके पास्ट में जो केपेक्स किए हैं, जो इंटीग्रेशंस किए हैं, उन सब का बेनिफिट जो रिसर्चेस किए हैं उसको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स व्हिच आर गोइंग टू गेट कैपिटलाइज्ड इन फ्यूचर। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि फ्यूचर वाइज ऑल्सो ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। नाउ कमिंग टू द वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंपनी, लाइक वेरियस रेशियोज व्हिच आई यूजुअली सी व्हेन आई एम एनालाइजिंग एनी कंपनी, तो वो देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है वो 1,34,627 करोड़ है। तो ऑब्वियसली ये लार्ज कैप कंपनी है तो कंपेरेटिवली काफी स्टेबल होती है। प्लस हमने जैसे देखा है कि ये वन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरर है दैट वे, तो हमें और ज्यादा कंफर्ट है इस पर्टिकुलर कंपनी पे, राइट। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 5,071 चल रहा है। इस स्टॉक का जो पीई है वो 65.7 है, वेरेज इंडस्ट्री का पीई जो है वो 26.4 है। तो गाइज आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये तो ओवर वैल्यूड लग रही है। तो येस, इट इज कमांडिंग अ हायर प्राइस एंड यू गाइज नो व्हाई इट इज कमांडिंग अ हायर प्राइस। इसके कितने सारे ऐसे पास्ट में किए गए प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अभी तक बेनिफिट देना शुरू नहीं किया है, लाइक इसकी जो न्यू यूनिट्स इसने खोले हैं या ये जो खोलने वाली है या फिर ये जो नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाली है मर्क वाले, इसके जो इन प्रोग्रेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एपीआईज है। तो इतने सारे जो इसके एक्टिविटीज इसने की है उसका बेनिफिट इसको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली इट विल कमांड अ हायर प्राइस एंड लाइक वी रेड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर गाइज। तो ऑब्वियसली उसकी कुछ पोजीशन है, कुछ स्टैंडिंग है, तो उसका तो प्राइस एक्स्ट्रा वो कमांड करेगा ही, राइट। नाउ अगर आप इस कंपनी का ROCE देखेंगे तो इट इज हैविंग वेरी अट्रैक्टिव ROCE दैट इज ऑफ 32.1% एंड ROE ऑफ 23.9%. तो दैट्स रियली वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द वेरियस अदर रेशियोज ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा दिवीज लैब का जो ROCE हमने देख लिया है, इसका फ्री कैश फ्लो है तो इवन दैट इज वन पॉजिटिव सिग्नल। फर्दर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 है विच इज वेरी गुड एक्चुअली। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1.34 है, दैट्स गुड। करंट रेशियो ऑफ 5.56 इज वेरी गुड एक्चुअली। तो ऑल दीज रेशियोज आर इन फेवर ऑफ दिस। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। आई थिंक दिसंबर में यहाँ पे थोड़ा सा डिप लिया है बट अगेन इट स्टार्टेड जंपिंग बैक, राइट। तो ये तो हो गए क्वार्टरली रिजल्ट्स। फर्दर अगर आप इसका एनुअल रिजल्ट्स देखोगे तो सेल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है, लाइक मार्च 2018 से मार्च 2019 में इंक्रीज हुई है, 19 के कंपैरिजन में 20 से 21 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, राइट। तो ओवरऑल ये कंपनी की जो रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो टॉप लाइन है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। फर्दर अगर आप इसका पैट भी देखोगे तो 2018 से 2019 में इंक्रीज हुआ है, 19 से 20 में देयर इज स्लाइट डिक्लाइन बट 20 से 21 में अगेन इंक्रीज हुआ है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। ओके, नाउ अगर आप केगर देखेंगे सेल्स ग्रोथ का तो पास्ट 10 ईयर्स का 18% है एंड 5 ईयर्स का 13% है।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे फॉर 10 ईयर्स तो 17% एंड 12%। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके टेक्निकल्स कैसे दिख रहे हैं। तो नाउ आई एम इन ट्रेडिंग व्यू, ओके, एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये करंट लेवल है, ओके। तो हमने देखा था 5071 इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है, ये करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अराउंड दिस लेवल, सो दैट इज अराउंड 5200 लेवल्स। तो हमने यहाँ पे देखा भी था कि ये एक बड़ा कैंडल बना था विद गुड वॉल्यूम्स, लेकिन जैसे ही वो इस रेजिस्टेंस लेवल पे आया अगेन इट स्टार्टेड फॉलिंग। What I am waiting for to take an entry in this stock is that when this particular resistance is broken with huge volumes, तो एक green candle ऐसी बन जाए जो इस resistance को break करे with very good volumes, then I'm comfortable to take position in this particular stock. You guys can take your own decision. Why I'm saying so is because जब एक strong resistance break होता है and with good volume, तो chances है कि जब वो break होता है ना तो it will continue in that upward trend. So I'm just waiting for that particular indicator wherein कि यहाँ पे ये resistance एक अच्छे volume के साथ break हो जाए, प्लस ये RSI जो है ये अराउंड 50 अभी ट्रेड कर रहा है, इट शुड बी समवेयर अराउंड 60। तो RSI जो जब ये अराउंड 50 होता है ना, 40 to 50 के बीच में, मुझे इस टाइम पे जो लगता है कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम कम होता है, ओके। जब ये एक बार 60 के अराउंड आने लग जाए एंड इंक्रीजिंग पेस पे बढ़े, तब जो होता है वो स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है तो उसकी जो अप ट्रेंड की रैली होती है वो अच्छी होती है। तो आई एम वेटिंग फॉर अ डे विच आई एम एंटिसिपेटिंग टू बी सून, बिकॉज यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न सा बन रहा है एंड देयर आर हाई चांसेस कि एक ग्रीन कैंडल जल्दी यहाँ पे आने वाली है विथ ब्रेकिंग दिस रेजिस्टेंस अलोंग विथ गुड वॉल्यूम्स, एंड उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट ऑल यहाँ पे 60 के अराउंड आ चुका होगा एंड आई एम प्लानिंग टू टेक एंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो गाइज, दिस इज माई एनालिसिस एंड माई रिसर्च। इफ यू फील लाइक investing in this stock, please do your own research and then decide whether you want to get invested or not. So that's all guys from my side. I hope आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे थम्स अप जरूर दें। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। I'll see you in my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye.